हेलो। राजपूत काल में गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद जिस वंश का उदय होता है उसे गहरवाल वंश कहते हैं। गहरवाल वंश उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में ही स्थापित राजवंश रहा है। भारत के इतिहास में अगर हमें गहरवाल वंश की जानकारी प्राप्त होना हो तो इसके लिए हमें कुछ साहित्य और कुछ दान पात्र लेखों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो सबसे पहले इनकी जानकारी का स्रोत है वो है चंद्रदेव की चंद्रावली। चंद्रदेव जो कि इस वंश के सबसे पहले शासक थे, तो इनकी जो है चंद्रावली का जो लेख है वो गहरवाल वंश को जानने का सबसे पहला साधन है, जो कि एक दान पत्र लेख है और वाराणसी में मिला हुआ है। दूसरा जो है वो है मदन पाल का लेख, जो कि मदन पाल का रहन का या राहन का लेख कहते हैं। राहन या बशही का लेख, ये भी जो है गहरवाल शासकों के जानने का एक प्रमुख साधन है। तीसरा है गोविंद चंद्र का वाराणसी का लेख। ये सब इसी वंश के कुछ शासक रहे हैं। इन्हीं के द्वारा जो दानपात्र या जो लेख लिखाए गए थे उससे हमें गहरवाल वंश की जानकारी प्राप्त होती। ये वाराणसी में कमौली एक स्थान है, वहां पर मिला हुआ एक ताम्रपत्र, और गोविंद चंद्र का ही एक लार का अभिलेख है। और जो पांचवा है वो है कुमार देवी का सारनाथ का लेख। तो ये ऐसे साधन थे जिससे कि हमें गहरवाल वंश के इतिहास की या उनके शासकों की जानकारी प्राप्त होती। इन लेखों के अतिरिक्त अन्य कुछ छोटे छोटे लेख मिलते हैं जो कि दान पत्र वाले लेख हैं। इससे भी हमें गहरवाल वंश के राजनीतिक महत्व की जानकारी प्राप्त होती। यदि हम उस समय के साहित्यिक कृतियों पर देखते हैं तो सबसे पहले चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है वो गहरवाल वंश के शासक जयचंद्र और चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन चंद्रबरदाई का जो ये विवरण है वो अनऐतिहासिक है और काल्पनिक संबंधों या काल्पनिक घटनाओं पर भी आधारित है, तो इसलिए इस पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरुतंग द्वारा जो रचित प्रबंध चिंतामणि है, इससे भी हमें जयचंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती। गोविंद चंद्र का एक मंत्री था जिसका नाम था लक्ष्मीधर। वो राजनीति शास्त्र का प्रकांड विद्वान था और उसके द्वारा कृत कल्प तर्क ग्रंथ की रचना की गई है। उससे भी हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो मुस्लिम लेखकों के विवरण से भी गहरवाल वंश और मुसलमानों के बीच जो संघर्ष होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि फरिश्ता, उसने अपने लेख में जयचंद्र की सेनाओं और उसके सैनिक शक्ति का उल्लेख किया है। हसन निजामी के विवरण से भी जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच होने वाले संघर्ष और मोहम्मद गोरी की विजय की सूचना मिलती। तो इन सभी साक्ष्यों से हमें गहरवाल वंश की जानकारी प्राप्त होती। गहरवाल वंश
भारत के उत्तर क्षेत्र का एक राजपूत वंश रहा है और 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में इनका शासन रहा है। गहरवाल वंश की जो पहली राजधानी थी वो वाराणसी थी और वहां पर उन्होंने कुछ संक्षिप्त अवधि तक शासन किया था। इसीलिए जो इनके पहले के जो लेख मिलते हैं वो वाराणसी के आसपास मिलते हैं। बाद में इन्होंने कानकुब्ज क्षेत्र, जिसे कि आज का कन्नौज कहते हैं, वहां पर शासन किया था। गहरवाल वंश के शासकों को काशी नरेश भी कहा जाता है। चूंकि वाराणसी पे इनका शासन काफी समय तक रहा है तो इनको काशी नरेश की भी संज्ञा दी जाती है। हम देखते हैं तो उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के विघटन के पश्चात जो अव्यवस्था का माहौल बनता है, 1090 ईस्वी के लगभग चंद्रदेव नामक एक व्यक्ति द्वारा कन्नौज पर अधिकार किया जाता है। वहां पर उसके कुछ लेख मिले हैं और दान पत्र मिले हैं और उसके द्वारा इसी प्रकार से वाराणसी, अयोध्या, दिल्ली आदि स्थानों पर भी अपना अधिकार किया जाता है। इस चंद्रदेव को अभिलेखों में परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियों से संबोधित किया गया। तो इसी चंद्रदेव के द्वारा, और चंद्रदेव का ही पहला जो लेख है चंद्रावली का वो मिला है, तो इसी चंद्रदेव को जो है गहरवाल वंश का संस्थापक शासक मानते हैं। इसके पुत्र मदनपाल और पौत्र गोविंद चंद्र का जो है बसही से लेख मिलता है। तो इसके बाद जो शासक होता है वो मदन पाल होता है और फिर होता है गोविंद चंद्र, और इन दोनों का, मदन पाल और गोविंद चंद्र का, बसही क्षेत्र से लेख मिलता है, जिससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि भोज की मृत्यु के पश्चात कर्ण के जो शेष प्रांत बचे थे कलचुरी नरेशों के, उस पर जो है चंद्रदेव के द्वारा अधिकार किया गया था। चंद्रदेव ने कर्ण की मृत्यु के पश्चात 1073 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार किया था। चंद्रदेव के लेख में उसे काशी, कन्नौज, कौशल और इंद्रप्रस्थ पर अधिकार करने वाला कहा गया है। ये माना जाता है कि चंद्रदेव ने गोपाल नामक राजा से कन्नौज को जीता था, जिसे कि बदायूं और अन्य लेखों में कन्नौज का राजा कहा गया है। चंद्रदेव ने कलचुरी राजाओं को हरा करके कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार किया था। ज्यादातर इस प्रकार के जो युद्ध थे चंद्रदेव के द्वारा वो गंगा यमुना के दोआब प्रदेशों में लड़े गए थे और चंद्रदेव का जो शासन है वो 1103 ईस्वी तक का मिलता है। 1090 से 1103 ईस्वी तक का जो शासन है वो चंद्रदेव का मिलता है। चंद्रदेव के बाद उसके पुत्र या उसका उत्तराधिकारी मदनपाल शासक बनता है और मदनपाल एक अत्यंत निर्बल शासक होता है। उसकी उपलब्धियों का इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता है और उसके समय में तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा कन्नौज पर अधिकार किया जाता है और मदनपाल को बंदी बनाया जाता है, जिसे कि उसका पुत्र गोविंद चंद्र कड़े संघर्ष के बाद मुक्त कराता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो इस वंश का जो तीसरा शासक है मदनपाल, चूंकि निर्बल शासक है और बंदी अवस्था में रहता तो इसका कोई बहुत इतिहास नहीं मिलता है। लेकिन गोविंद चंद्र जो अपने पिता को मुक्त कराता है उसका शासन 1114 से
1155 ईस्वी तक का मिलता है। इसके द्वारा लगभग 41 साल तक शासन किया जाता है और गहरवाल वंश का ये एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक होता है। ये कन्नौज में अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करता है और अपने राज्य का विस्तार करता है। अपने राज्य विस्तार के लिए उसके द्वारा अपने समकालीन पाल वंश के शासकों को हराया जाता है और मगध का क्षेत्र जीता जाता है। इसी प्रकार से परमार वंश के शासकों को हराकर गोविंद चंद्र मालवा के क्षेत्र को जीतता है। इसका समकालीन जो पाल वंश का शासक है रामपाल, जिसका कि राज्य लगभग जिसने कि 1084 से 1126 ईस्वी तक किया था, उसको पराजित करके गोविंद चंद्र द्वारा बिहार के भाग पर अधिकार किया जाता है। तो इस प्रकार से गोविंद चंद्र के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया जाता है और मालवा आदि क्षेत्र पर अधिकार करके नरवर्मा और यशवर्मा के क्षेत्रों पर भी उसका अधिकार होता है। हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि गोविंद चंद्र का चंदेल, चोल, कलचुरी और चालुक्य तथा कश्मीर के शासकों के साथ अच्छा संबंध रहा है। गोविंद चंद्र के अनेक दान पत्र और सिक्के मिलते हैं जो कि इस बात का प्रमाण है कि वो काफी शक्तिशाली शासक था और काफी प्रभावशाली शासक रहा है। कन्नौज की स्थिति गोविंद चंद्र के समय में बहुत प्रतिष्ठित या बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में होता है। इसके समय में कई प्रतिष्ठित विद्वान भी इसकी राज्यसभा में निवास करते हैं या आश्रय पाते हैं। गोविंद चंद्र के लेखों में गोविंद चंद्र को विविध विद्या विचारवाचस्पद कहा गया है। तो ये इस बात का सूचक है कि गोविंद चंद्र शक्तिशाली शासक होने के साथ स्वयं भी एक बड़ा विद्वान व्यक्ति रहा है। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड विद्वान रहा है और जिसने कि कृत्य कल्पतरु नामक एक साहित्य या ग्रंथ की रचना किया। इसके अभिलेखों से हमें पता चलता है कि गोविंद चंद्र द्वारा सूर्य, शिव और वासुदेव आदि देवताओं को पूजा जाता था या उनके मंदिर बनवाए गए। इसके द्वारा बौद्ध भिक्षु, शाक रक्षित और चोल देश में उनके शिष्य बागेश्वर रक्षित का भी सम्मान किया गया था और उनके द्वारा संचालित जेतवन बिहार के उन्नति के लिए या उसके विस्तार के लिए, उसकी सहायता के लिए 6 गांवों का ध्यान दिया गया था। गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी बौद्ध मत की मतानुयायी थी, तो जिससे पता चलता है कि उसके द्वारा बौद्ध धर्म का भी सम्मान किया जाता था। तो गोविंद चंद्र का गहरवाल वंश में एक अच्छा इतिहास मिलता है। गोविंद चंद्र के बाद उसका पुत्र विजय चंद्र शासक बनता है। तो गोविंद चंद्र के बाद जो शासक बनता है वो विजय चंद्र होता है, जिसका कि 1155 ईस्वी से 1169 ईस्वी तक शासन रहता है। अर्थात इसके द्वारा 14 वर्ष तक शासन किया जाता है और विजय चंद्र के द्वारा लाहौर के मुस्लिम शासक को अपने शासनावधि में पराजित किया जाता है। इसके समय में इसके राज्य के पूर्वी भाग पर बंगाल के सेन वंशी राजा लक्ष्मण सेन ने आक्रमण किया था, जो कि सेन वंश का एक शक्तिशाली शासक रहा है, लेकिन उसे विजय चंद्र पर कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है और विजय चंद्र के हाथों उसे परास्त होना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं तो विजय चंद्र का वो एक शासन या वो समय ऐसा होता है
जबकि गढ़वालों के हाथ से दिल्ली का प्रदेश निकल करके चौहान नरेशों के अधिकार में आता है और वहां के तोमर वंश जो कि पहले गढ़वालों की अधीनता को स्वीकार करते थे, वो अब चौहानों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली पर अब गढ़वाल का नहीं बल्कि चौहानों का शासन होता है। विजय चंद्र के बाद उसका पुत्र जयचंद्र गढ़वाल वंश का शासक बनता है और इतिहास में यही जो है एक ऐसा शासक होता है जो गढ़वाल वंश का अंतिम शासक होता है। और इसका जो शासनकाल है वो 1169 या 1170 से 1194 ईस्वी तक होता है। भारतीय लोक कथाओं में जयचंद्र को राजा जयचंद्र कहा गया। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि वो कन्नौज और वाराणसी का एक शक्तिशाली सार्वभौम शासक रहा है। इसका समकालीन जो शासक था वो दिल्ली और अजमेर के चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है उसमें दोनों के बीच पारस्परिक शत्रुता का वर्णन किया है और उसके अनुसार ये बताया गया है कि पृथ्वीराज ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके उससे विवाह किया था। लेकिन विद्वानों द्वारा ये कथन सही नहीं माना जाता है और वो रासो की सत्यता पर संदेह व्यक्त करते हैं। फिलहाल जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता की बात सही प्रतीत होती है क्योंकि ये उस समय के इतिहास में दिखाई पड़ती। पृथ्वीराज और जयचंद्र में शत्रुता का जो बीजारोपण रहता है उसका कारण चंद्रबरदाई ने संयोगिता विवाह जरूर दिखाया है, लेकिन संयोगिता विवाह पर अभी कोई पुष्टि प्रमाण नहीं मिलते। पृथ्वीराज के विरुद्ध जब उनका जो है चंदेल के शासकों से विरोध होता है तो जयचंद्र के द्वारा चंदेल शासक परिमर्द की सहायता की जाती। पूर्व से सेन वंश के जो बंगाल के जो पूर्व क्षेत्र है वहां के सेन वंश से भी जयचंद्र की शत्रुता रहती है और उसका जो समकालीन शासक होता है वो लक्ष्मण सेन होता है। सेन वंश के लेखों से पता चलता है कि लक्ष्मण सेन ने काशी के राज्य को जीत लिया था और काशी तथा प्रयाग में अपना विजय स्तंभ बनवाया था। तो इससे यह जो है निष्कर्ष निकलता है कि लक्ष्मण सेन द्वारा जो पराजित शासक रहा है वो जयचंद्र रहा है, क्योंकि इससे पहले इसके पिता से वो परास्त हो चुका था और काशी क्षेत्र जीता है। तो यह माना गया है कि जयचंद्र को उसने पराजित किया था। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था तो जयचंद्र उस समय तटस्थ भूमिका में रहता है। इस कारण पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के हाथ परास्त होता है और जयचंद्र की सहायता न मिलने के कारण कुछ विद्वानों ने जयचंद्र को देशद्रोही की उपाधि दिया था, या कुछ विद्वानों का यह कहना है कि स्वयं जयचंद्र ने पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था। लेकिन ये जो सब कथन हैं वो विद्वानों के अपने कथन हैं, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, बल्कि ये स्पष्ट होता है कि जयचंद्र के द्वारा पृथ्वीराज की कोई सहायता नहीं की गई थी। यदि जयचंद्र के द्वारा पृथ्वीराज की सहायता की जाती तो जयचंद्र की सेना उस समय उत्तर भारत की सबसे विशाल सेना रही है और तराइन के वो इस युद्ध में पृथ्वीराज विजयी होते। तो जयचंद्र को जो कि देशद्रोही या गौरी को आक्रमण करने के लिए बुलाने वाला कहा गया है,
वो हमको लगता है कि विद्वानों द्वारा इस बात की क्षुब्धता रही होगी कि उसने पृथ्वीराज की सहायता नहीं किया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी द्वारा जयचंद्र पर भी आक्रमण किया जाता है, और जो ये युद्ध है वो चंद्रावर या चंद्रवर का युद्ध कहलाता है। चंद्रावर जो है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले का एक मैदान रहा है। इस युद्ध में जयचंद्र की सेना पराजित होती है और वो युद्ध में मारा जाता है। आक्रमणकारियों द्वारा समस्त स्त्रियों और बच्चों को छोड़ करके सभी पुरुषों की हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद गोरी कन्नौज और बनारस को खूब लूटता है और बहुत से अधिक संपत्ति और सोना चांदी को लेकर के वापस चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तो कन्नौज पर चंदेल वंश का शासन हो जाता है। जयचंद्र ने देवगिरी के यादव, गुजरात के सोलंकी और तुर्कों को कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें चंद्रावर का युद्ध था जिसमें उसे पराजित होना पड़ा था। जयचंद्र के द्वारा राजसूय यज्ञ किया गया था और इसका राजकवि संस्कृत का जो प्रसिद्ध विद्वान था वो श्रीहर्ष रहा है। इसके शासनकाल में नौषधीय चरित्र और खंडन खाद्य की रचना की गई थी। हम देखते हैं तो पाते हैं कि इसके पुत्र हरीश के द्वारा अपने साम्राज्य को फिर से पाने का एक प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल होता है। बाद में तुर्क शासक इल्तुतमिश के द्वारा 1225 ईस्वी में कन्नौज पर अस्थायी रूप से अपना अधिकार कर लिया जाता है और इसी के साथ कन्नौज पर तुर्कों का शासन प्रारंभ हो जाता है और जयचंद्र के साथ ही गहरवाल वंश की शासन का अंत होता है। अर्थात राजपूतों की जो एक ये शाखा होती है, इसके शासन में गहरवाल वंश का जो अंतिम शासक होता है वो जयचंद्र होता है। तो आज के हमने इस वीडियो में गहरवाल वंश का अध्ययन किया था और अगले वीडियो में हम शाकंभरी के चौहान वंश का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।